प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, समाज में लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ात का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको आम ज़बान में अंग्रेज़ी में रिज़र्वेशंस कहते हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात से मुख्तलिफ़ तबक़ात को रिज़र्वेशंस देते हैं ताकि वो भी जो है मसावी ज़िंदगी की गुजार सकें, यानी कि जो मसावात का तसव्वुर है उसको पूरा करने में ये मुआविन साबित हो। अब देखना ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात की हकीकत क्या है और इससे किसको फ़ायदा होता है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के तेलंगाना तर्जुमान जनाब महमूद अली सुल्तानाबादी साहब। महमूद अली साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मक़दम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुनियादी सवाल ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात किसे कहते हैं? देखिए, रिजर्वेशंस, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये लोगों की भलाई के लिए, जो तबक़ात कमज़ोर हैं समाजी तौर पे और जिनके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको तरक्की करने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रोविज़न दिया गया, जिसके ज़रिए हमको क़ानून में ये यहाँ पर नज़र आता। ठीक। अब ये देखिए, अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग है। जी, अच्छा। तो हमा दीगर ममालिक में भी ये होता है? जी। अच्छा। तो हमारे पास जो है, वो हमारे पास अलग-अलग तरीके से है। इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट के जैसा है। जी। ढेर सारे स्टेट्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इसको नज़र में हम अगर इसका तज़िया करना है, तो हमको ये देखना है कि ये है क्या? तो इसमें 2 टाइप्स के चीज़ें नज़र आती हैं। एक ये है कि एक तरफ जो तबक़ात बहुत कमज़ोर हैं, इनको आगे लाने के लिए, दूसरा ठीक। पॉलिटिकल लॉबिंग करने के लिए जो सियासी जमातें हैं, ये लोग अपना जो भी जो पॉलिटिकल पावर सेंकना है और लोगों को गुमराह करके या लोगों का वोट शेयर लेने के लिए ये कोशिश करते हैं ये। तो इसमें हमको यही सोचना है कि फ़ायदा किसका है? नहीं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जी, कहा कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जी, आईन में यह गुंजाइश है कि पिछड़े हुए तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाए। जी, अब आपने दूसरी शक्ल जो बयान की है, जी, सियासतदान अपने मफ़ाद के लिए जी। तरह-तरह के जो है तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करते हैं। तो क्या ये दूसरी शक्ल भी कानूनी हैसियत रखती है? नहीं, ये क्या है, खुद को बुलंद करने के लिए, खुद खुद को और भी एम्पावर करने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। अच्छा। क्योंकि जब तक लोगों को हम वो नहीं कर सकते, उनको थोड़ा-सा वो क्या बोलते हैं, अपनी तरफ खींचने का राग़िब। तरीका उनके जी। पास, तो ये जो रुझान रहता है, ये रुझान के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये लोग ये रिज़र्वेशन, एग्ज़ाम्पल के वास्ते उत्तराखंड है। उत्तराखंड में वो लोग क्या बोले, रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ की 30% हॉरिज़ॉन्टली हम पूरे वुमेन के लिए रिज़र्वेशन देंगे बोल के बोले। हुँ। तो कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा कि 50% रिज़र्वेशन का कैप जो है, उसे आप क्रॉस नहीं कर सकते बोल रहे। तो अच्छा। ये लोग क्या करें, पहले इंट्रोड्यूस कर लिए, इंट्रोड्यूस करते के किस, ये कोर्ट में आ गया, सब जुडिस हो गया, सब जुडिस होते के कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बल्कि बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये बैटल चलते रहता हुँ। सुप्रीम कोर्ट में। हम रिसेंटली देख रहे कि हमारे पास तेलंगाना में क्या हुआ, 12% रिजर्वेशन का प्रपोजल ये लोग रखे। हुँ। उससे उससे पहले 4% का रिजर्वेशन था यहाँ पर।
तो ये वो जो 4% रिजर्वेशन था वो कितने सालों से चल रहा, वो हमारी आंखों के सामने है। वो सुप्रीम कोर्ट में जो बी अर्चना रेड्डी के नाम से गए कि जो चल रहा था वो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या नहीं करी, कितने पैसे खर्च करी, और उसको बचाने के लिए, उसको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये एक तरफ इसको चैलेंज करते हुए ये रिलीजियस रिजर्वेशन है, इसको, ये रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन नहीं है, बल्कि लोग कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट को गए। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम ले लिया कि पूरा हिंदुस्तान में जितना डिले होना चाहिए केसेस में, वो चीज हम यहाँ पर यहाँ पर देख लेते। तो अब अपने को सोचना ये है कि ये लोग, अब जैसा तमिलनाडु को देखिए आप, तमिलनाडु किससे मालूम हो जाता, वो लोग क्या करे, रिजर्वेशन इनिशियली कम दिए थे, विद इन द कैप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से दिए थे। आज तमिलनाडु का रिजर्वेशन कैसा है, 69% है। तो ये क्या है, रिजर्वेशंस वहां के तबकात, जो कमजोर तबकात हैं, उनको एम्पावर करने के लिए एक कोशिश की जा रही, और तमिलनाडु में ये कामयाब, वो लोग कामयाब रहे तमिलनाडु में, और उत्तराखंड में हम भी करेंगे बोल के बोल रहे। अब जैसा यहाँ पे, अब देखिए इसमें रिजर्वेशंस की पॉलिटिक्स अलग है। ये पॉलिटिक्स क्या है, लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए खुद को जो पावर है, वो पावर को और भी एनफोर्स करके बुलंद करने, अपनी सीट संभालने के लिए ये सब लोग ये करते। प्राइमरीली उनका मोटिव यही है। अब सेकेंडरी मोटिव लोगों को फायदा होता। अब इसमें ये जो आपने कहा कि लोगों को राग़िब करने के लिए किया जाता है सियासतदानों की जानिब से, तो ये तेलंगाना में जो 4% रिजर्वेशन चलता आ रहा था, जो वायस राजशेखर रेड्डी की काविशों की वजह से जो है इम्प्लीमेंट हुआ, और अब ये जो केसीआर साहब का वादा जब तेलंगाना बना था, तो वो उसके हुकूमत संभालने के लिए उन्होंने वादा कर डाला कि तमिलनाडु की तर्ज पर मैं 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को 4 महीने के अंदर दिलाऊंगा। तो ये दोनों तहफ़्फ़ुज़ात भी क्या लोगों को लुभाने के थे या कानूनी हैसियत रख सकते हैं? ये देखिए, इसमें दो पहलू हैं। हम एक तरफा इसको नहीं देख सकते। देखिए, एक पॉपुलेशन है जो 12% है, जो गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि ये लोग 12% है, इनको 12% देना चाहिए। तो शुरुआत में जब क्या जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट 4% रिजर्वेशन लाकर दी, वो बाय इग्नोरिंग एंटायर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज समझ में आ गई तो इसमें आ सकते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये है कि ये एजुकेशन और जॉब्स में एम्पावर करने के लिए लोगों को, ये एज पर आर्टिकल 15(4), 15(5), 15(6) IITs, IIMs में अभी दिया जा रहा। ये पूरे एजुकेशन सेक्टर में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी। अच्छा, इसके साथ अब जॉब्स के लिए IAS, IPS और दीगर इंस्टीट्यूशंस में जॉब्स के लिए भी 16(4), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(6) के जरिए ये इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। ठीक है। अब ये पूरी चीजें, अब ये जो चल रहा, इसमें हमको ये देखना है एज पर आर्टिकल 334 के हिसाब से भी ये इनाक्ट होके है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसका। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स। ये रूल्स के हिसाब से आप कुछ भी कर लो, हर स्टेट को इख्तियारात है कि आप 50% क्रॉस नहीं करना। ये है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस। अब ये गाइडलाइंस को उधर डिफरेंट स्टेट्स हैव वायलेटेड इट। ये लोग अपने हिसाब से क्या है कि वायलेट कर लेते हुए आ रहे। वही इन द सेम सिमिलर सिचुएशन। आपने कहा कि 50% क्रॉस नहीं करना है, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, ना कि मैंडेट है या ऑब्लिगेशन है। जी, तो फिर अगर वो आगे बढ़ते हैं तो वो उनका इख्तियार होना चाहिए ना। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए कानून कैसा चलता, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो कौन भुगतेंगे इसको?
है ना। अब अपने को ये सोचना है के रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करना, गवर्नमेंट ही करना ना, जी बिल्कुल। पीपल ऑफ द कंट्री करना ना। अब गवर्नमेंट नहीं कर रही तो कौन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर, ये जो गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस थोड़ा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। ओके। देखिए रिजर्वेशंस, ये क्या हुआ, ये पैराग्राफ 3 ऑफ 1950 प्रेसिडेंशियल आर्डर्स एक है। अच्छा। इसके जरिए रिजर्वेशंस इंडिपेंडेंस से पहले थे, ये इसके जरिए रिजर्वेशंस कंटिन्यू होते हैं, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो आप लोग क्या करें, जब रिजर्वेशंस को पूरे हिंदू SC STs को, हिंदू कम्युनिटी के सबको दिए। जो गरीब दूसरे, जो मुस्लिम्स में क्रिश्चियंस में हैं, जो गरीब, उनको SC ST रिजर्वेशन से महरूम कर दिए, अब दूर कर दिए। ये तो नाइंसाफी है। ये तो यहाँ पे बहुत बड़ा तबका है, यहाँ पे ये तबके को आप नजरअंदाज करके आप रिलीजन बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन लेकर आए। आप जो लोग हिंदुइज्म में हैं, वो लोगों को आप रिजर्वेशन लागू करें। ये जो ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एक कानून बना के आप लेकर चल रहे हैं। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए इसका आप उसके वजह से आपको क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बोला, आप पार्लियामेंट में आप वो जो तबकात से है इन लोगों को ले जाके आप वहां पे पार्लियामेंट में सीट दिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको एम्पावर करे। क्या ये लोग बेचारे गरीब जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में हैं, ये लोग इसके हकदार नहीं है? बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ इससे। अब ये नुकसान को पूछने वाला कोई नहीं है। अब इसमें देखिए ये जो हुआ रिसेंटली, ये लोग क्या करे, ये जो 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को नॉन हिंदू माइनॉरिटीज बोल के एक वर्ड लगा दिए, नॉन हिंदू माइनॉरिटीज, इनको हम नहीं देंगे बल्कि बोले। क्या मतलब है, परसों आप रिसेंटली क्या करें, यही ऑर्डर के हिसाब से आप सिखों को 1956 में, बुद्धिस्ट को 1990 में आप रिजर्वेशन दिए, और आप मुसलमान और क्रिश्चियनों को आप दूर कर दिए। इसका मतलब ये है आप जिनको चाहे तो उनको रिजर्वेशन दे लेते, और रिलीजन के बेसिस पे आप डिवाइड करके इनको अलग कर देते। ये कहाँ का ये जस्टिस है, ये किसका जस्टिस है? जंगल राज भी नहीं होता है। तो अब ऐसा डीलिंक कर दिया, अब ये शेड्यूल क्या स्टेटस से, रिलीजन से लिंक तोड़ दिया, डीलिंग कर दिए। डीलिंग करने से इसका नुकसान सीधा सीधा गरीब तबके पे रह गया। कितना गरीब तबका, अब जो आप 1/3 पॉपुलेशन जो गरीबों का बोल रहे हैं, जो अल्जीरिया से भी गिरकर हंगर इंडेक्स में और भी कम हो गया, ये जो गरीब तबका है यही है, ये जो कमजोर तबका है यही है। ये जो कमजोर तबके को आप नजरअंदाज करते हुए आप एम्पावरमेंट से दूर कर दिए। क्या इसका नतीजा, इसका जो नतायज है जो आने वाले जमाने में कितना रहेगा। अब देखिए फैमिली रूल के जरिए अपने अपने पावर हाउसेस चला लेते लोग, खुद के फैमिली को एम्पावर कर ले सकते, आप ताकतवर बन सकते, लेकिन इन गरीबों के बारे में कौन सोचता? इनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है ना। तो हमको ये देखना है पोलराइजेशन पॉलिटिक्स 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से रिलीजियस पोलराइजेशन शुरू हो गया, ये रिजर्वेशंस के जरिए। ये जो रिजर्वेशंस के जरिए पोलराइजेशन जो हो रहा जब से लेके अब तक ये कंटिन्यू हो रहा, और यहाँ पे ये जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी मैं बोलूंगा, क्योंकि ये दो गवर्नमेंट्स मिलके जितना कुचलना है, जितना दबाना है, जितना नुकसान करना है, उससे ज्यादा नुकसान करे। क्योंकि ये लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए आप मैनिफेस्टो में रखते हैं, आप स्टेटमेंट्स करते, हम देते बल्कि बोलते, आपके अंदर पावर्स ही नहीं है आप देने के। आप सेंट्रल सेक्टर का है वो, आप स्टेट सेक्टर में कैसा आप अनाउंस करते हैं इसको, कैसा गुमराह करते लोगों के वोट बटोरने के लिए, लोगों को गुमराह करके, क्योंकि लोगों के पास एक ही हथियार है, वो है वोट जी। अब वोटों को गुमराह करके ये जितने भी लोग हैं, ये लोगों को क्या करें, 12% से दूर कर दिए। अब इससे किसको नुकसान हुआ? बेचारे जो लोग जो गरीब हैं, वो गरीबों को, जो मुसलमानों में बहुत
बिलो पॉवर्टी लाइन से भी और भी कम। असल कोई इकोनॉमिस्ट ये नहीं बोल सकता कि गरीबी कितनी है। आप ऊपर ऊपर से ये बोल रहे हैं कि अल्जीरिया से भी गिरा हुआ है भारतवर्ष, बल्कि बोल रहा है अल्जीरिया से टॉप 1 हंगर पॉवर्टी में जो है उसको भी क्रॉस कर लिया, बल्कि बोल रहे ये है कौन ये यहाँ पर, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब तक हम इसको समझते नहीं, आप डिवाइड कर लिए, क्या करें, बीसीए में मेहतर को रखे, बीसीबी में नद्दाफ को रखे, बीसीई में 14 क्लासेस को रखे, अब बाकी के पूरे ये हमारे नहीं होते, ये पूरे कमजोर तबकात नहीं होते, बल्कि बाजू रख दिए आप। अब इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आपके पास कोई जरिया है? आप बोलते पॉलिटिकल ये पूरे जितने भी प्रोमिसेस करना है करना और वायलेट करना और हत्या इसके साथ खिलवाड़ करना, यही है आपका काम। आप नहीं, आपके जितने भी दोस्त हैं जो हैदराबादी फैमिली रूल के दोस्त हैं, उनको एक फैमिली को संभाल लिया तो क्या पूरी कम्युनिटी को संभाल सकते हैं आप? आपसे हो सकता है? तो लोगों को क्या गुमराह कर। अब देखिए आप, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का है, इसको अमेंड करे। ये जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो दलित मुस्लिम्स है, इनके लिए ये नहीं है क्या है? ये एक्ट नहीं है क्या? उनको उनको नुकसान हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इनको नुकसान हो तो ये लोग इंसान नहीं होते क्या? ये कहाँ का ये कहाँ का जस्टिस है? ये जस्टिस को देखना बहुत जरूरी है। और हमारे पास मुसलमानों में 3 हिस्सों में बांट दिया इसको। एक हिस्सा क्या बोले, अशरफ है, जो बहुत ही रिच है, जिनके पास क्या है कि कानूनी तौर पे ताकत है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास फैमिली बैकग्राउंड है, ये लोग सबको लाके अशरफ मुस्लिम्स बोल के बोल दिया। ठीक है भाई, अशरफ मुस्लिम से आप उनको कोई रिजर्वेशंस मत दीजिए। लेकिन आप जिस तरीके से आप कल्टीवेटिंग शेख्स रहते, अब जो अजलफ बोल के बोलते, जो लोअर क्लासेस मुसलमान हैं, जो जिनको अजलफ बोलते, जो कल्टीवेटिंग शेख्स हैं। शेख देखिए एक ऐसी कम्युनिटी है, बहुत ही डिवाइडेड कम्युनिटी है। मैं पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ और तेलंगाना में बोल रहा हूँ। शेख कम्युनिटी ऐसी है, आप अलग अलग किस्म के, आप एक नहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेख्स मिलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कल्टीवेटिंग शेख्स अलग है, मंसूरी शेख्स अलग है, और अलग अलग है। एक बोल के नहीं बोल सकते, आपको कितने टाइप्स बोलते उतने टाइप्स मिल जाते हैं। अब इतने बड़े सेक्टर को आप नजरअंदाज करते, तो ये कहाँ का ये है? अब देखिए अगर हिंदुस्तान में ले लिए तो कोई दर्जी, कोई जुलाहा, कोई फकीर, कोई रंगरेज, कोई बराही, कोई अब अलग अलग तरह दुनिया, कोई मल्ला, कोई अलग अलग एक नाम बोल के नहीं, आप धोबी, हजाम, अब इतने इतने लोग हैं कि हम इनको अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है, ये 15 मिनट हम जो भी लेना चाह रहे हैं ये बस नहीं होता है जी। अब आखिरी 2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी। क्या ये जो 4% रिजर्वेशंस को 3% का कर दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, अभी मैं रिसेंटली देखा था वो, ये जब से ये अर्चना रेड्डी का जो केस चल रहा, ये केस आंध्र प्रदेश का है, 4% के ऊपर है। ये 4% के रिजल्ट बहुत लंबा खींचे इसको। अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं वो लोग, ये रिलीजियस रिजर्वेशन है बल्कि बोल रहे, इसलिए क्या है कि ये जायज नहीं है बल्कि बोल रहे। मैं ये एक सवाल करना चाह रहा हूँ ये लोगों से कि आप 1915 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आप पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान का कर दिया ना, करने के बाद रिलीजियस रिजर्वेशन के ऊपर ही कहे कि आप हिंदू एसटीज को देके मुसलमान और क्रिश्चियन दलित मुस्लिम्स को क्या है कि आप अलग कर दिए ना, आप नहीं दिए ना। क्या वो रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं होता क्या? वो आप जब कर सकते अब नहीं कर सकते, ये कहाँ की बात है? ये नाइंसाफी है, ये गलत है, बिल्कुल सही है। देखिए अब इसमें अब ये और एक थर्ड कैटेगरी है, वो अर्जल क्या कम्युनिटी है, वो से मुसलमानों में ये डिग्रेडेड क्लास है, बहुत ही कमजोर क्लास। अब जिनको जो बेचारों को हम ऐसा अंदाजा लगाना उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को हम सोच भी नहीं सकते, इतने कमजोर है ये लोग। अब ये सेंसस में ये लोग अलग अलग तरीके से लेकर आए, समझिए। अब अपने को सोचना ये है कि अब ये जो भी हमारे पास जो सिस्टम दिया गया पार्टीशन के बाद, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ये बोलते, मैं उनकी किताब पढ़ा, मैं वो किताब में ये बोलते
कि भाई मुसलमान जो अमीर हैं, अशरफ हैं, वो तो हमेशा अब पहले से अशरफ थे, अब भी अशरफ हैं, आगे भी रहेंगे। जी ये जो बेचारे गरीब हैं, जो अजलफ है, जो अर्जल है, इनके बारे में इन्हों बात करते हुए पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इसके ऊपर अपनी नजर रखते हैं। ये बेचारे एससी एसटी से भी गुजरे हुए हैं, कमजोर हैं, इनको जी देखना बहुत जरूरी है बल्कि बोले तो इनको नजरअंदाज कर दिए। ना बेचारे बाहर गए जा सके, ना कुछ कर सके, यहाँ पर ही पड़े रहे। हम्म, ये लोग जी क्या है, रियल यहाँ के बाशिंदे हैं। को से यहाँ ये जो मूल निवासी जो बोलते हैं ना, जो एक्चुअल कौन है, एक्चुअल इंडियंस कौन है, ये लोग है। तो इस्लाम कन्वर्शन करने से, देखो हिंदुस्तान में कोई मुसलमान यहाँ का नहीं है, हर एक मुसलमान कन्वर्टेड है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कन्वर्टेड है। इस्लाम आने के बाद कन्वर्शन शुरू हो गया। अब ये कन्वर्शन यहाँ पर लोअर क्लासेस में जब हो गया, क्या गलती करे क्या? आप रिलीजन बेसिस पे कन्वर्शन करने से क्या इनका स्टेटस, इनकी गरीबी कम हो जाती क्या? नहीं होती। तो इनकी गरीबी को सुधारने के लिए रिजर्वेशंस को आप छीन लिए। आप गलत बात है ये। अनंतरामन कमीशन को आप देखिए, अब ये लोग क्या बोलते हैं, बीसीबी में जो नदाफ दूधेकुला है, ये लोग क्या करें, इनको क्या है कि अनंतरामन कमीशन बीसीबी में एक मौका दिया, मेहतर कम्युनिटी को सीरियल नंबर 39 में ग्रुप ए में एक मौका दिए कॉन्स्टिट्यूशनली, और ओबीसी में इनको इंक्लूड करे। ये करने के बाद भी इनका स्टेटस क्या है, आज प्रेजेंट स्टेटस क्या है, गांव में जाकर देखिए ये लोग कैसे हैं, देखिए, इससे बात समझ में आ जाती। आज फकीर कम्युनिटी को भी स्टेट लिस्ट में दिए, और उसके बाद इसको अब अपग्रेड करे। बेचारे इनकी हालत देखिए, बात समझ में आ जाती है आपको। अब ये देखिए, ये जितने भी अभी एक एक सेक्टर में आप जाकर देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि एक सेक्टर में, अब जैसा बीसीबी में जो नदाफ है, ये लोग 200 टाइप्स है इंडिया में, मोर देन 200 टाइप्स है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से है। ये बेचारों को कई अंसारी बोल रहे, कई कई मंसूरी बोल रहे, कोई अलग अलग नामों से, कई दुनिया बोल रहे, कई जुलाहा बोल रहे, कई कुछ कुछ नाम से कह के। वैसे कि फकीर कम्युनिटी में भी ऐसे इतने नाम है कि मोर देन 200 टाइप्स इसमें भी मिलते हैं आपको। जी। तो इनका बहरहाल क्लासिफिकेशन ही अब तक सही नहीं हुआ। ये दो कैटेगरीज आपने बता दी, शेख और फकीर, तो तादाद तो बहुत है, कैटेगरीज बहुत है, जो जुमराबंदी की गई वो उसमें नाइंसाफी से काम लिया गया। अब बिल्कुल। हाँ जी, टू कट इट शॉर्ट, इंशाल्लाह फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जरूरत पड़ी तो। अब मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा, ये जो 12% रिजर्वेशन का जो वादा किया गया था, क्या ये जी, पाए तकमील को पहुंच पाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ताकत नहीं है। आपका स्टेट का सेक्टर है क्या? आप नेशनल पार्टी है क्या? या कि आप कुछ है क्या? आप सिर्फ तेलंगाना में हैं। आपकी ताकत कॉन्स्टिट्यूशनली तेलंगाना के हद तक है। आप सेंट्रल सेक्टर में जाके, सेंट्रल तीन जो कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, आप सेंट्रल लिस्ट में एंटर, आपका स्टेट लिस्ट में आप नहीं संभाल सक रहे। आप सेंट्रल लिस्ट में जाके कहे कि ये गलत लोगों को गुमराह करने की बात करके मैं रिजर्वेशन दूंगा, तमिलनाडु में भी वरना वही थे ना, तमिलनाडु नहीं। में भी वही। वहां पर है, आप क्या है यहाँ पे, इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ये है कि आप कुछ भी खेल लो, क्या भी कर लो, आप 50% से आप क्रॉस नहीं करना। अगर आप कर रहे, कोई चैलेंज कर रहे, तो हम उसे इंटरफियर करेंगे बोल रहे, उससे अच्छा डर जा रहे। अच्छा, इनकी नीयत देखो ना एक बार। आप क्या करते हैं, हेट पॉलिटिक्स से आप तेलुगु देशम पार्टी के लोगों को आप ग्रैब कर लेके खींच लिए, उनके वोट शेयर को खींच लिए, पावर को आप बढ़ा लिए। एक करे वहां पे उनको क्या हथियार आप इस्तेमाल करें, आप हेट पॉलिटिक्स करें। जैसे आप बीजेपी कर रही हेट पॉलिटिक्स मुसलमानों पे कर रहे, आपको बीजेपी को कोई फर्क नहीं है। आप बीजेपी जो हेट पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रहे, आप भी वही हथियार इस्तेमाल करके, हेट पॉलिटिक्स करके तेलुगु देशम को तोड़ दिए। आप ये दोनों चीजें करने के बाद आप क्या कर रहे, आप खिलवाड़ कर रहे हैं अब मुसलमानों के साथ। आप कितने मस्जिद से शहीद करें, आप एक अयोध्या, हमारी यहाँ की हैदराबाद की फैमिली हमेशा अयोध्या अयोध्या राम मंदिर के नाम पे बोलती, यहाँ पे शहीद हो, इस मस्जिदों के बारे में आपको बात करने की आपको ये नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है क्या? आप इतने मस्जिदें, आप इनकी नीयत पढ़ो, आप नीयत देखो, आप बात समझ में आ जाती है आपको। आपकी नीयत, इनकी नीयत सही नहीं है। आप करने के बाद
लोग बाजार पे आ गए, क्रॉस रोडों पे आ गए। आप मनमानी क्या है, रिलीजियस पोलराइजेशन कर लेते हुए चले जा रहे हैं और एक फैमिली को संभालते हुए चले जा रहे हैं, बस एक बहरहाल फैमिली को। हाँ जी, बहरहाल जो है वक्त की तंगी है। जी, मैं जी, जी। तो माजरत चाहता हूँ ये कि करने कटिंग से करता हूँ। इसका वजह क्या है? पॉलिटिक्स करना आसान है इन लोगों के लिए, लोगों को गुमराह करके वोट शेयर बढ़ाने के लिए। और एक फैम दो दो लोग एक साथ आएँगे बोलकर, लेकिन आगे ऐसा होने वाला नहीं है। नियत और ईमानदारी के ऊपर वोट लोग डालेंगे। लोग समझ गए अब। अब देख नए पार्टीज़ आ गए। अब जैसा आम आदमी पार्टी है, जो 2 स्टेट्स में आ गए, अब तीसरी स्टेट में आने वाली है, तेलंगाना में भी इसकी लहर चल रही है। अब इसके ऊपर ज़रूर इसका इसका इसके बारे में सोचेंगे लोग, क्योंकि ईमानदार पार्टी को लोग देंगे। और जी, ईमानदार पार्टी को ये, क्योंकि जो अनामलीज़ हुए, जो नुकसानात हुए, जो गुमराह करने की पॉलिटिक्स है, इसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए ऐसे ईमानदार पार्टियों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, आज के बहरहाल ज़माने में। बहरहाल बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि बिल्कुल वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं इंशाल्लाह इस मौजू पे ज़रूरत पड़ी तो फिर आपसे गुफ्तगू करूँगा। आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात शुक्रिया। करने का। तो नाज़रीन, ये थे महमूद सुल्तानाबादी साहब, जो कि लंदन से हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक़ से बात की और इन्होंने खुले अल्फाज में कह दिया कि केसीआर साहब ने जो 12% मुसलमानों को रिज़र्वेशन देने का वादा किया था, वो वादा मुकम्मल नहीं हो सकता, वो वादा झूठा था, एकदम धोखा था, जिसकी वजह से आज मुसलमान जैसे पहले परेशान थे, आज भी उसी परेशानी की हालत में है, या शायद उनकी परेशानियों में और इज़ाफ़ा हो गया। क्योंकि धोखा खाने से पहले की हालत अलग होती है और बाद की अलग होती है, स्टेटस अगर सेम भी हो तो। हमें दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।